अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और मैं मोहम्मद उमर खान प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में हम कनाडा से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत और दुनिया भर के वो तमाम मौज़ूआत डिस्कस करते हैं, उन हालात व वाक़यात का तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं जो हम समझते हैं कि नाजरीन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज कनाडा हाइलाइट्स का सबसे पहला मौजू है कनाडा से मुताल्लिक एक बड़ी अहम खबर जो कि ब्लू कॉलर वर्कर के हवाले से है और उनके लिए ये एक खुशखबरी की भी हैसियत रखती है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से ये मसला दरपेश था ब्लू कॉलर्स वर्कर को और उनके लिए उनकी यूनियन की जानिब से उनके राइट्स के लिए और ना सिर्फ राइट्स के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बेहतरी के लिए ये बात उठाई जा रही थी और ये मुतालबात सामने लाए जा रहे थे कि एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि ब्लू कॉलर्स वर्कर्स को उनके राइट्स भी आसानी से मिल सकें और प्रोफेशनली भी वो ग्रो कर सकें। इस सिलसिले में मॉन्ट्रियल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त डील तय पा चुकी है जो कि ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ हुई है और इसमें 6500 वर्कर्स इससे फैसिलिटेट होंगे। जबकि यह बात जानना भी यहां जरूरी है कि 31 दिसंबर 2017 से ये वर्कर्स रजिस्टर्ड नहीं थे या फिर ये कह सकते हैं कि उनके साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। यूनियन की जानिब से इस सिलसिले में बेहद इक़दामात किए गए और इस मामले को आला सतह तक उठाया गया। पीर के रोज मेयर वालरे प्लेंटी की जानिब से यह अनाउंस कर दिया गया है कि दोनों साइड से यह एग्रीमेंट हो चुका है और अब ब्लू कॉलर्स वर्कर्स को उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और उनके पेशा वाराना महारत में भी काफी हद तक आसानी हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मेयर की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो इस मुआहदे से बेहद खुश हैं, जबकि वो ये समझते हैं कि मॉन्ट्रियल के अंदर टैक्स पेयर्स की जो जरूरियात हैं उसको भी इसमें मद्देनजर रखा गया है और अब ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वो मजीद डेडिकेशन के साथ अपने फराइज की अंजामदही को अमली जामा पहना सकेंगे। दूसरी जानिब जो यूनियन है ब्लू कॉलर्स वर्कर्स की, उसके सरबराह लोक बैसन की जानिब से कहा गया है कि ये पूरा एग्रीमेंट यानी ये पूरा मुआहदा एक इंडस्ट्रियल पीस है और उन्होंने इसे इंडस्ट्रियल पीस से मंसूब किया है। ये है आज के कनाडा हाइलाइट के पहले टॉपिक से मुताल्लिक खबर जो कि एक तरीके की खुशखबरी भी है, लेकिन दूसरी जानिब जो अहम खबर है वो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है और कनाडा के इस वक्त हालात वाकयात कोविड-19 के हवाले से मजीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर क्यूबिक की बात की जाए तो इस वक्त 2108 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 30 के करीब अमवात वाक़े हो चुकी हैं। कोविड-19 मजीद बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और 1,79,093 के करीब कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें मजमूई तौर पर शुरू दिन से लेकर आज तक कोविड-19 की वजह से 7,766 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं या वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 1048 अफराद इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 38 अफराद ऐसे हैं जो मजीद इसमें इजाफा तस्वुर किया जा रहा है और 146 अफराद जिन्हें हाईली इंटेंसिव यूनिट में रखा गया है यानी उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया है और 115 के करीब जो डोजेज हैं वैक्सीन की वो भी इतवार के रोज पहुंचाई गई हैं। तो कोविड-19 की इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे अहम अपडेट है वो वैक्सीनेशन के हवाले से ही है और वैक्सीनेशन के हवाले से सबसे अहम अपडेट ये भी है कि कोविड-19 की इस वैक्सीनेशन को मद्देनजर रखते हुए 21 लोकेशंस को मुंतखब किया गया है क्यूबिक में और लोकेट कर दिया गया है जहां पर यह वैक्सीन दस्तयाब होगी और लोगों को बआसानी यह वैक्सीन वहां से फैसिलिटेट की जा सकेगी। कैनेडियन में इस वक्त खुशी पाई जा रही है, कैनेडियन पीपल इस वक्त बेहद खुश हैं और वो इसे उम्मीद की एक बेहतर किरण समझ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से इस सिलसिले को और इस वैक्सीनेशन के मरहले को बखूबी अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो पूरी शहर की मजमूई सूरत हाल है, अगर हम बात कर लें अगेन क्यूबिक की, तो वहां पर 18 दिन का लॉकडाउन नाफिजुल अमल कर दिया गया है जो कि दिसंबर 25 से यानी 25 दिसंबर क्रिसमस के रोज से जनवरी 11 2021 तक नाफिजुल अमल रहेगा और यह भी कहा गया है कि इस तमाम नाफिजुल अमल लॉकडाउन के पीछे जो हालात वाकयात और आदाद शुमार हैं उसमें 19,279 कोविड-19 के वो केसेस हैं जिनको बहुत ज्यादा बगौर जायजे के बाद इस तरह नोट किया गया है कि लोगों के आपस के मेलजोल की वजह से ये कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रीमियर्स अपनी जानिब से मजीद क्या इकदाम करेंगे, हेल्थ ऑफिशियल इसमें अपना क्या रोल प्ले करेंगे और क्यूबिक के अंदर बढ़ता हुआ ये रेशो जो कि कोविड-19 का एक बड़ा रेशो दिखाई दे रहा है उसमें ये वैक्सीनेशन किस हद तक सपोर्टिव रहेंगी। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मॉन्ट्रियल से सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं
और सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इस वक्त कोविड-19 के इस तमाम तर मामले पर अपनी गहरी नज़र रखे हुए हैं जनाब सैयद मुख्तार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्राइम कैनेडा टीवी को वक्त दिया। ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से जो इतलात आ रही हैं उसमें आपके पास क्या अपडेट्स हैं, आपके पास क्या इतलात हैं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर्स कहां कहां पर बनने जा रहे हैं, कितने बन चुके हैं और मजीद इसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा इसका कयाम? बहुत शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। जब से वैक्सीनेशन आई है कनाडा में और मतलब क्यूबेक में, तो लोगों में एक खुशी की लहर भी है, खासतौर तौर पे उन लोगों में जो लोग ओवर एज हैं, मतलब 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, या जो लोग अफेक्टेड हैं आल्सो वो भी। इसके अलावा जो पैरामेडिकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो दूसरे मतलब खिदमत अंजाम दे रहे हैं सेहत के शोबों में, उन लोगों में बड़ी खुशी की मतलब एक लहर आई है इस हवाले से जब से वैक्सीनेशन आई है। और अभी जो क्यूबिक में है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे लगा रहे हैं, लेकिन जो इसके स्पेशल सेंटर्स बनाए क्यूबिक ने, वो 21 सेंटर हैं इस पूरे क्यूबिक में, जिसमें से 5 जो है ग्रेटर मॉन्ट्रियल के एरिया में है, जहाँ के मतलब वो है लोग हैं जो ओवर 65 और 70 के लोग हैं, उनको लगाई जा रही है। इसके अलावा उन तमाम अस्पतालों में और उन मेडिकल सेंटर्स में जो मतलब ज्यादा इफेक्टेड हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मतलब खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अफेक्टेड हैं, उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, उन लोगों को लगाई जा रही है। तो लेकिन जो दूसरे जो नॉर्मली जो लोग हैं, मतलब वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि मतलब एक आम आदमी की जो ओवर 60 या ओवर 50 है, उसको मतलब उसका नंबर आते आते मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने लग जाने चाहिए। बाकी मतलब एक अच्छी उम्मीद है, सबको वाबस्ता है इस वैक्सीनेशन से, और अल्लाह ताला सबके हमें बेहतर करे। अच्छा मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में क्या मजीद सख्तियां देखने में आ रही हैं? पहले भी लॉकडाउन लगा और इस वक्त करंट जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, किस हद तक ये मुनफरिद है, किस हद तक गुज़िश्ता लॉकडाउन से ज़्यादा ये सख्त तस्वुर किया जा रहा है? क्योंकि क्रिसमस की वजह से ये देखने में आ रहा है कि लोगों का आपस में मेल जोल, तकरीबात या घर के अंदर भी वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा कि ये लॉकडाउन लोगों की सेहत भी महफूज रख सके और किस हद तक ये मुनफरिद है पिछले लॉकडाउन से? जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त मॉन्ट्रियल की सड़कें मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। कोई शाहराहों पे गाड़ियां नजर नहीं आती थी, दुकानों पे मतलब कोई रश नहीं होता था, सिवाय ग्रोसरी स्टोर्स के या मेडिकल स्टोर्स के, जो लाजमी सर्विसेज के स्टोर्स हैं उनके अलावा। लेकिन अभी जब ये दूसरा जो लॉकडाउन शुरू किया गवर्नमेंट ने, इससे कुछ लोग वो भी हैं, मतलब क्या कहेंगे आपके, मतलब कुछ लोग इससे एग्री भी नहीं करते और कुछ लोग एग्री भी करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो इससे एग्री इसलिए होते हैं कि मतलब ये अपनी ही नहीं दूसरों की भी हिफाजत कर रहे हैं लोग। अच्छा, अब जो एक और जो लॉकडाउन पे मतलब अमल ना करने की एक वजह और ये भी है कि तकरीबन पूरा साल हो गया लोग अपने घरों में कैद हैं, उनके बच्चे भी घर में ही हैं, फैमिलीज भी, मतलब रेस्टोरेंट्स बंद हैं, ना कहीं जाना है ना कहीं जाना है। तो लोग इन आफात से, इस वबा से और इस जो मुश्किल वक्त है इससे तंग आ चुके हैं। और कुछ एक तासुर कम्युनिटी में, मतलब आप कम्युनिटी में क्या पूरी दुनिया में एक ये भी है कि ये एक साजिश के तहत ये इसको, इस वबा को जो है ना फैलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब ये बीमारी तो है, लेकिन जितना इसकी पब्लिसिटी की गई है उस हवाले से इतना नहीं है। लोगों के ज़हनों में एक तासुर ही है। अब लॉकडाउन पे गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक और बल्कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपने मतलब कोशिशें कर रही है। इसमें इन्होंने पुलिस की नफरी भी बढ़ाई है, जो मतलब मुख्तलिफ जगहों पर चेक करती है। और इसी हवाले से मतलब आप समझें कि पिछले हफ्ते तकरीबन 4 लाख से ज्यादा डॉलर के टिकट इशू किए पुलिस ने उन लोगों पे जो लोग इसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। और लॉकडाउन पे अब ये कि अभी तो मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन पे अमल ना करने की वजह और भी है कि क्रिसमस करीब है और न्यू ईयर करीब है, जो इसका क्रिसमस और न्यू ईयर का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। और जो खवातीन है यहाँ पे और जो लोग हैं, मतलब शॉपिंग सेंटर्स पे जाने के लिए बेताब होते हैं कि जब बॉक्सिंग डे आता है तो मतलब सुबह मतलब 8 बजे से 7 बजे जाके लाइन पे लगने शुरू हो जाते हैं। और वो 26 दिसंबर से लेके मतलब आप समझेंगे पूरा वीक जो 2 और 3 जनवरी तक चलता है, रोडों पे, बाजारों में, शॉपिंग सेंटर्स में इतना रश रहता है कि पुलिस को मुख्तलिफ शाहराहों पे एक्स्ट्रा नफरी खड़ी करनी पड़ती है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं इस वजह से। तो लोग इस वजह से भी थोड़ा सा वो है। और अभी 2 दिन के बाद जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो मतलब
25 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। उसमें सिवाय मेडिकल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स या जो लाजमी सर्विस के इदारे हैं सिर्फ वही काम कर सकेंगे। बाकी मतलब इन 15 दिनों में बिल्कुल मतलब क्लोज रहेगा ये। मुख्तार साहब, चंद दिन पहले ये खबर गर्दिश कर गई पूरी दुनिया में और जंगल में आग की तरह ये खबर फैली कि बर्तानिया से कोविड की एक बहुत ही एडवांस सूरत सार्स कोविड के नाम से पूरी दुनिया में फैल रही है और कई मुमालिक ने बर्तानिया से अपना फजाई राब्ता भी मुनक़ता किया, फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। कनाडा के हवाले से बताइए कि वहां पर क्या सिचुएशन है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? देखें, मतलब जो अभी ये नई वबा आई है इसकी अभी तक कनाडा में तो कहीं अभी इसकी मतलब कहीं डायग्नोस नहीं किया गया, लेकिन लोगों को खौफ तो है ना। और इसी हवाले से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने फौरी तौर पे जो यूके से जो फ्लाइट्स थी वो सारी रोक दी है इमीडिएटली तौर पे। मतलब मिनिमम एक हफ्ते के लिए तो रोक दिया उन्होंने। 30 या 31 तक मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टॉप है, उसके बाद शायद ये मतलब फर्दर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात हॉलीडेज की, तो ये मतलब आप समझेंगे पूरे कनाडा में क्या मतलब पूरी दुनिया में यह है कि मतलब 20-21 दिसंबर से लेके लोग हॉलीडेज पे चले जाते हैं और वो तकरीबन 8 और 10 जनवरी तक वापस आते हैं। और इससे लोगों के जो प्रोग्राम है जो अफेक्टेड हुए हैं, इसी वजह से लोग और भी मतलब बड़े मतलब डिस्टर्ब हैं कि जो लोग छुट्टियों में जाते थे पूरे साल मतलब घरों में बैठे रहते थे या काम करते थे, उनके 15-20 दिन वो अपनी वेकेशन पर जाया करते थे। इसकी वजह से भी लोग बड़े डिस्परेट हैं और लोग नहीं चाहते कि मतलब वो इन पाबंदियों को बर्दाश्त करें। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक ने जो लॉकडाउन शुरू किया है, इसकी सर एक बड़ा अच्छा इकदाम यह है कि जो शॉपिंग सेंटर्स में जो रश बढ़ता है 26 दिसंबर से लेके मतलब 3-4, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा इकदाम है। हालांकि कुछ लोग इसके बहुत मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब बल्कि जो मतलब यहाँ के हेल्थ माहिरीन हैं और जो गवर्नमेंट के वो हैं, वो सब इस चीज पे मतलब एग्री करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है इनका। और ये इकदाम इन्होंने बहुत पहले उठाना चाहिए था थोड़ा सा। अगर ये नवंबर के एंड या दिसंबर के एंड से अगर इस कोशिश करते तो आज जो फिगर्स पहुंच चुकी है हमारी मतलब पर डे 2000 से ज्यादा मरीजों की, और तकरीबन मतलब जो इस वक्त जो डेथ्स हो चुकी हैं वो क्यूबेक में सिर्फ 7,800 ज्यादा लोग मतलब लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो ये बहुत कम होती है इस हवाले से, मतलब बहुत मतलब कम का मतलब ही कि मतलब ये 1000 तक रहती या मतलब 1000 के अंदर रहती। लेकिन मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको लॉकडाउन करने में थोड़ा सा देर की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल आई है सामने। मुख्तार साहब, ये बताइए कि चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई और पूरी दुनिया में ही इस वीडियो को दिखाया गया, लोगों ने बेहद शेयर किया, जिसमें ही बताया गया कि वैक्सीनेशन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था और एक मेडिकल स्टाफ मेंबर या नर्स के वो वीडियो में ही दिखाया गया कि उसको वैक्सीन जैसे ही अप्लाई की गई तो कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गई। तो इससे एक बड़ा नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ वैक्सीनेशन के हवाले से। कैनेडियन पीपल का या कैनेडियन सिटीजन्स का वैक्सीन के हवाले से क्या रुझान है? क्या वो इसमें घबराए हुए हैं? उनका इस हवाले से क्या तासुर है? और इस हवाले से कनाडा में आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? सर, कनाडा में तो लोग मतलब आप समझे कि जो अक्सरियत है वो खुश है इस बात से कि वैक्सीन आ चुकी है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जल्द से उनको लगाई जाए। अच्छा, अब रही मतलब इसके साइड इफेक्ट की, तो आप अगर जो सर की दर्द की दवा है यानी कि स्प्रिन ले लें, एडविल ले लें या टेनोलो ले लें, वो भी अगर आप उस पर गूगल पे लिखें इसके साइड इफेक्ट, तो मेरे ख्याल में 7-8 साइड इफेक्ट वो ही बता देगा उसका। और वैक्सीनेशन की बात जहां तक रही, जिसको भी वैक्सीन, अक्सर लोगों को बुखार आ जाता है या मतलब खास तौर से बच्चों में तो बुखार या एक आध दिन का उनका थोड़ा सा मतलब उनके दर्द वर्द भी रहता है। लेकिन अगर वैक्सीन के अगर साइड इफेक्ट देखें, ठीक है जरूर होंगे, मतलब कोई भी एलोपैथी की दवा ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। और रही सोशल मीडिया की मतलब बात, तो सोशल मीडिया मतलब एक आज के जमाने में बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब पिलर है मतलब मालूमात का, लेकिन इसकी जो मालूमात है वो मतलब किसी मतलब हवाले से मतलब अथेंटिक नहीं होती। मुख्तार साहब, वन मोर क्वेश्चन के हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा नाफिजुल अमल हो रहा है, तारीख भी बता दी गई है, इससे पहले भी बड़ा सख्त लॉकडाउन नाफिजुल अमल किया गया, लेकिन इसके बावजूद केसेस नहीं रुक रहे, केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इन बढ़ते हुए केसेस के पीछे आखिर वजह क्या है? सर, उसकी मेन जो वजह मैं समझता हूँ वो एहतियात ना करना है। हम लोग मास्क पहन लेते हैं, हम लोग सैनिटाइज नहीं करते, हम लोग बाहर जाते हैं और मतलब मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मतलब किसी एक आदमी का
जो वो है, मतलब आप समझे कि मतलब जरासीम घर में लेके आ जाते हैं, उससे पूरी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जाती है। एहतियात ना करना मेन चीज है इस हवाले से, जो हम लोग एहतियात नहीं करते। रही दूसरी बात कि जो जो फिगर्स आ रही है, इससे बादौत लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हमें मतलब जो अपने कल्ब जवाल में जो लोग नजर आते हैं, तो वो इतने लोग नजर नहीं आते। लेकिन बात यह कि मतलब इसमें जो सबसे मेन चीज है वो बद एहतियाती है, और खास तौर से जो इन्होंने स्कूल और डे केयर खुले रखे हैं, उससे भी बड़ा असर पड़ा है केसेस के बढ़ने में। ठीक है मुख्तार साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 25 दिसंबर बेहद करीब है, क्रिसमस का एक बड़ा त्यौहार है। कोविड की वजह से सारी ही चीज़ें मुतासिर हुई हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी प्रेयर्स होती हैं जो चर्च के अंदर होती हैं, या जो इबादत खाने हैं, उसमें किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये प्रेयर्स हो पाएंगी, नहीं हो सकेंगी? इस हवाले से कोई SOP है या नहीं है? कुछ इस हवाले से नाजरीन को बताइए। सर, इस हवाले से तो मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल पाबंदी का वो किया है। अगर कहीं अलाउ भी कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 25 आदमी से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं। चाहे वो मतलब कोई भी मतलब मजहबी जगह है, फॉर एग्जाम्पल चर्च है, मस्जिद है, या गुरुद्वारे, जहाँ भी है, वहाँ 25 मैक्सिमम 25 आदमी आते हैं। उनको इजाजत है 25 आदमी की, और वो भी मतलब SOPs पे अमल करते हुए पूरे। तो मैं समझता हूँ कि मतलब वो इजाजत रहेगी, खास तौर से मतलब क्रिसमस के मौके पे, क्योंकि लोग बहुत से लोग जाना चाहते हैं क्रिसमस पे, अपनी दुआओं के लिए जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो रहेगा सिस्टम। लेकिन मतलब जिस हिसाब से पहले लोग शिरकत करते थे, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। सैयद मुख्तार हसन हमारे साथ कनाडा से मौजूद थे, मॉन्ट्रियल से हमारे साथ बराह रास्त थे, और साथ ही इन्होंने जो तज्जिया पेश किया, यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है उसमें कदरे बेहतर ये सूरत हाल है कि वैक्सीन की वजह से लोगों में इस वक्त उम्मीद की एक लहर दौड़ी है, लेकिन दूसरी जानिब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उस पर ज़रूरी अमल दरामद करना होगा। आज का कनाडा हाईलाइट्स का तीसरा मौजू भी इसी हवाले से है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामी की जानिब से जो इकदामात हैं वो खुलकर वाजे हो रहे हैं कि मॉन्ट्रियल के अंदर पुलिस की जानिब से $4 लाख के वो टिकट्स इशू कर दिए गए हैं जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। एंटी मास्क डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान ये टिकट्स इशू किए गए हैं। $4 लाख के ये जुर्माने सामने आए हैं, और जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मेगा फैमिली क्रिसमस गैदरिंग के ऑर्गेनाइजर की जानिब से ये तमाम तर इकदामात किए गए, यानी एक तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहां पे ये अफराद गैदर हुए, और जो अफराद वहां पर गैदर हुए उन्होंने यानी जो मुजाहरा कर रहे थे वो सब के सब मास्क में नहीं थे, जिस पर पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया, और मॉन्ट्रियल की पुलिस ने बर वक्त ये कार्रवाई की और उन लोगों पर टिकट्स जारी कर दिए, यानी जुर्माने आयद कर दिए, और $4 लाख के ये जुर्माने हुए हैं, जिससे ये वाजे होता है कि क्यूबेक के प्रीमियर फ्रेंकोइस लेगाल्ट और जो इस वक्त पूरी इंतजामिया है वो मुतहरिक है, और किसी भी किस्म की कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोविड अब मजीद पनपेगा और मजीद फैलेगा तो अवाम के जान को मजीद खतरात बढ़ जाएंगे। कनाडा हाईलाइट्स का आज का चौथा टॉपिक इंतहाई अहम है, क्योंकि ये टॉपिक जिस शख्सियत से मंसूब है वो शख्सियत चूंकि पाकिस्तान से तो ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने मैदान सियासत में ख़वातीन के लिए रोल मॉडल होने का न सिर्फ दावा किया बल्कि साबित भी किया, और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने के साथ साथ उन्हें यह एजाज़ रहा कि मुस्लिम दुनिया की वो पहली सरबरा बनी खातून होने के साथ साथ, तो ये एक बहुत बड़ा टाइटल था, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो किरदार था वो उनके वालिद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। मैं जिक्र कर रहा हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, जिनकी 27 दिसंबर को बरसी भी है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर यानी सिंध में गड़ी खुदाबख्श में एक बहुत बड़े जलसे का भी इनेकाद कर रही है। न सिर्फ इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा है बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में PDM नामी जो सियासी इत्तेहाद है उसकी जानिब से इस पूरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन कनाडा हाईलाइट में आज हम डिस्कस करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से, और कुछ जो इस वक्त करंट सिनेरियोज हैं उस पर भी हम तज्जिया लेंगे। तो जो शख्सियत आज हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं
उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा से है। पीपल्स पार्टी कनाडा के सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर इन्होंने लीडिंग रोल भी प्ले किया है। वकला बरादरी की भी नुमाइंदगी करते हैं और साथ ही इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस वक्त से है जब ये PSF के एक बहुत ही मुतहरिक रुकन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, यानी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के दौर से लेकर और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के इस पूरे चैप्टर तक इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ये कह सकते हैं कि करीब भी रहे और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को, उनके फ़लसफ़े और उनके तमाम तर स्टेप्स को बड़ा ही क्लोजली देखा भी, ऑब्जर्व भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के सीनियर रहनुमा जनाब इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्राइम कनाडा टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो उमर आपका और प्राइम टीवी कनाडा का मशकूर हूँ और इसकी सारी एडमिन का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर या उन पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। ये ऐसे ही है जैसे बाजार मिस्र में एक माई सूद की अट्टी लेकर वो आई थी, इसलिए ताकि उसका भी शुमार उनमें हो सके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में। तो इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनके ऊपर इजहार ख्याल करना मेरे लिए एक एजाज है और मैं समझता हूँ कि मेरी हैसियत उस मई से भी कम है जो सूद की अट्टी लेकर बाजार मिस्र में आई थी। मिर्ज़ा साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद के बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से ही करूँगा क्योंकि 27 दिसंबर को उनकी शहादत का दिन है और उनकी बरसी है। मुझे ये बताइए कि आपका क्या ताल्लुक़ रहा पार्टी के हवाले से, सियासी तौर पर भी किस हद तक आपने उनको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया और साथ ही मुझे ये बताएं कि क्या जज्बात हैं आपके, क्योंकि मोहतरमा का यौम शहादत है और बेशक पार्टी कारकुन हो, पार्टी लीडर हो, हर शख्स जो है मोहतरमा के इस यौम शहादत पर गमज़दा हो जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जहाँ तक आपका अगला सवाल है कि उनके साथ जो ताल्लुक है तो ज़ाहिर है कि एक ये कंटिन्यूटी है, ये जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यूटी है और मेरी फैमिली का जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है तो तब से मेरा ये ताल्लुक है और आप ये समझ लें कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगोश में ही मेरी आंख खुली है और इसी की सियासत को आगे लेकर चला हूँ मैं। और जब भुट्टो शहीद थे, मैं भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को उतारा गया, मुझे उस वक्त खैर समझ नहीं थी, इतनी बच्चा था, तो मगर इसके बावजूद जो है ना ये थोड़ी सी पॉलिटिकल सेंस थी। तो मैं बच्चों को, जो छोटे छोटे गरीब महल्ले के बच्चे हैं, उनको लेकर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में और ये 9 सितारे हैं उनके खिलाफ और जो भी ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उनके खिलाफ ये बच्चों के जुलूस वैसे ही निकालते थे। और उसके बाद जब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुई तो मैंने PSF के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मैं अटैच हुआ और उसी की सियासत की। फिर PLF में गया, PLF की भी सियासत की, लॉयर्स फॉर्म की लाहौर हाई कोर्ट से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत ज्यादा तो नहीं मगर कुछ मुलाकातें हुई हैं जो कि बहुत ही यादगार मुलाकातें हैं बीबी शहीद के साथ। और बहसियत एक तालिब इल्म दारमा मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया है कि जैसे कोई अपने बच्चों को ट्रीट करता है। और एक वाकया मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2000 ये 1990 में शायद ये उस वक्त जो लोग एक्टिव थे उनको याद होगा कि करारदाद पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी। तो सेंटर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, पंजाब में मियां नवाज शरीफ की थी। और मियां नवाज शरीफ इस वक्त, खैर मैं उन पर कुछ ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम PDM के प्लेटफॉर्म से एक जद्दोजहद कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ या मौजूदा सेटअप के खिलाफ। तो मगर मैं इतना ये अर्ज करूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शदीद ख्वाहिश थी कि इस 50 साल तकरीबात को यादगार बनाया जाए और एक ही जलसा लाहौर में किया जाए। क्योंकि मैं भी एक्टिव था PLF के प्लेटफॉर्म से और PSF में भी मैं ताज़ा ताज़ा PF से मैंने शिफ्ट किया था
PLF में। तो क्योंकि मैं ला के अपने आखिरी आखिरी सालों में था, तो मेरा उठना बैठना दोनों में था, लार्ज फॉर्म में भी और PSF में भी। तो हम उस कमेटी में थे जो जलसे की इंतजामिया कमेटी थी। हमने बहुत कोशिश की कि एक प्रोग्राम हो, मगर अनफॉर्चुनेटली कोल्ड शोल्डर रिस्पांस हुआ। और उन्हीं दिनों में PSF पर काफी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काफी जो है ना उनके खिलाफ ला कानूनियत उनकी हो रही थी। एक हमारा उन्हीं दिनों में रईस था एमए कॉलेज का तालिब इल्म रहनुमा, उसको शहीद कर दिया गया, और जली पुलिस मुकाबले में। तो मैंने, खैर मैं स्टेज कमेटी में था, स्टेज पर ही था मैं बीपी शहीद के साथ उन दिनों। तो मैंने अपने साथी तालिब इल्मों को मैंने बोला कि नीचे से आप नारे लगवाएं, PSF लावारिस। तो बीबी कुछ जिक्र करेंगी। तो जैसे बीबी हेली पे उधर आई, जलसा गांव में ही स्टूडेंट्स ने नारे लगाए, मगर आफरीन है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पर उन्होंने एक लफ्ज भी PSF के बारे में जलसा गांव में नहीं बोला, हालांकि लड़के नारे लगा रहे थे। तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में जलसे के बाद। तो हमने बीबी को बोला कि बीबी देखे हमारे पास ये इतना हमारे पास तशद्दुद हो रहा है, तो हम तो उनका जवाब नहीं दे सकते MSF के या जमीयत को, तो आप हमारे लिए कुछ करें। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो जवाब था वो सुनने वाला है और हमारे लिए एक गाइडलाइन है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। उन्होंने बोला कि देखें, मैं तशद्दुद की सियासत नहीं करना चाहती। मैं ये चाह आप भी मेरे बच्चे हैं सब, तो मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में किताबें हों, ना कि दूसरों की तरह बंदूकें हों। तो अगर आप बंदूकों की सियासत करना चाहते हैं, उनका मुकाबला बंदूकों से करना चाहते हैं, तो PSF आपको बड़ी खुशी से अलविदा कहेगी, आप छोड़ सकते हैं PSF को। तो ये उनका बड़ा एक जामे मैसेज था कि उन्होंने दूसरों के बच्चों की खून पर उन्होंने सियासत नहीं की। उन्होंने एक तरबियत की है, उन्होंने कलम को आगे हमेशा आगे रखा है। बंदूक की सियासत को उन्होंने, तशद्दुद की सियासत को उन्होंने हमेशा उसकी मजम्मत की है। तो ये उनके साथ है हमारी। और भी काफी मुलाकातें हैं और काफी यादें हैं। तो सरदस्त मैं सिर्फ यही शेयर करता हूँ। तो और अगर आगे इंटरव्यू में मौका मिला तो इंशाल्लाह इस हवाले से और भी बात इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा अहम सवाल है कि एक पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और एक पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा, बेनज़ीर भुट्टो का सियासी फ़लसफ़ा सबके सामने है, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि क़यादत में तब्दीली आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वही रही, लेकिन फ़लसफ़े में कुछ बदलाव देखने में आया। आज ये फ़लसफ़ा किसका है? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली किसकी है और किसका फ़लसफ़ा जारी है? वक्त के हिसाब से बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और ये इस तरह के सवालों का हमें फील्ड में भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी एक शख्सियत का नाम नहीं, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक शख्सियत का नाम है। शख्सियतें जो है ना, वो मैं शख्सियत से मुराद ये मेरी, ये मैं इसको थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ कि ये जिस्मों को एक नाम का लेबल नहीं दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, ये एक लेगेसी है और एक नजरियात है, ये नजरियात का नाम है। और ये नजरियात उनके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिसाब से उनको जो जो उन्होंने पार्टी शुरू की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको कंटिन्यू किया। ने जो उस वक्त की सियासत की उसके तकाजों के मुताबिक उन्होंने भुट्टो की जो लिगेसी थी उसकी फाउंडेशन को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये जाहिर है कि एक उनकी पब्लिक में थी डायरेक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी होने के नाते से, और उन्होंने इसके अंदर काफी काम भी किया है। और अभी रहा सवाल के, आपका अगला सवाल कि ये पीपल्स पार्टी कौन सी पार्टी है, बराबर की पार्टी है, जरदारी की पार्टी है, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की। तो यकीनन पीपल्स पार्टी किसी भी दौर में हो, चाहे ये 2020 में हो, 21 में हो, या 2050 में भी ये चले, ये एक नजरियाती जमात है। और ये हमेशा से ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी रहेगी, क्योंकि उन्होंने
अपने खून से इसकी आबियारी की, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी वह शहीद भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने खून से इस पार्टी को सींचा है। और जो भी लीडर गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान से वाबस्ता रहेगा, ये पार्टी उसी की पार्टी है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त भी, जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वही जो जुल्फकार अली भुट्टो ने शुरू की थी, तो मजदूरों की, किसानों की, तालिब इल्मों की, पिसे हुए अवाम की पार्टी है। एक नजरियाती जमात है जो रेजिस्टेंस पर यकीन रखती है कि ह्यूमन राइट्स पर जहाँ भी वायलेशन होगी, जहाँ पर भी गुर्बत और अफलास होगी, जहाँ पर भी टपकती हुई झोंपड़ियां होंगी, वही वही पर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद होकर वही वही पर उसकी लेगेसी को लेकर चलने वाला उस दौर का लीडर होगा। चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे जरदारी साहब हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, या शहीद भुट्टो हो, या कोई भी हो, कोई भी आने वाला हो, जो जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी को लेकर चलेगा, ये पार्टी उसी की है। और हम भुट्टोइस्ट होने के नाते हम उसी को मजबूत और मजबूत करेंगे। ऑल्दो के साजिशें बहुत होती हैं, बहुत सी थ्योरियां आती हैं, तो मगर हम उन थ्योरियों पर नहीं, हम जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत को सल्यूट करने के लिए, उसके साथ वफा निभाने के लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ वफा निभाने के लिए हम इस पार्टी का परचम ताने हुए हैं। और अच्छा अच्छा, इफ्तिखार मिर्जा साहब, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि देखें, पीपल्स पार्टी 2008 के इलेक्शन के बाद 5 साल विफाक में, फिर कंटिन्यूटी के साथ सिंध के अंदर आज भी हुक्मरान जमात है। आप लेगेसी की बात करते हैं, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो की लेगेसी की बात आप कर रहे हैं, तो आपको 2008 के इलेक्शन से लेकर आज 2020 तक, चलें आज फेडरल में नहीं लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सिंध की पीपल्स पार्टी के पास ही है, क्या आपको वो लेगेसी, जुल्फिकार अली भुट्टो की लेगेसी दिखाई देती है? जी, यकीनन मुझे दिखाई देती है। भुट्टो साहब की लेगेसी मुझे दिखाई देती है। आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। आप अगर देख लें कि 2008 के इलेक्शन का, अगर सिंध तक की अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो 2018 के, 2008 के इलेक्शन का, और 2013 के इलेक्शन का, और 2018 के इलेक्शन का आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहां पर ग्रो किया है। मगर अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट पार्टी है, और उसको दीता दानिस्ता पंजाब में इसको काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि एक लीडरशिप का वैक्यूम आया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद। तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए थे। प्रेसिडेंट बनना भी पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी। जरदारी साहब का, जो जहां तक मैं समझता हूँ, कि शौक नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो जमहूरियत आपकी, जो टेन्योर मियां नवाज शरीफ ने पूरा किया है, या इमरान जो अपने टेन्योर की तरफ बड़े बढ़ बढ़ कर वो कह रहे हैं, हालांकि वो एस्टेब्लिशमेंट का 100% वो बंदा है, और बेनिफिशरी है इनडायरेक्टली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का भी। इमरान खान इनडायरेक्टली बेनिफिशरी है बीबी की शहादत का। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को काम नहीं करने दिया गया। जरदारी साहब प्रेसिडेंटशिप पर बैठ गए थे, और वहां पर बैठना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी जो अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, मियां नवाज शरीफ ने 2 बार अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो उसी वजह से पूरा नहीं किया कि प्रेसिडेंसी साजिशों का गढ़ होती थी, और प्रेसिडेंट के पास 58 V2 होता था। वो किसी भी वक्त वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। तो ये पीपल पार्टी की बहुत बड़ी मिर्जा कंट्रीब्यूशन साहब, यहाँ यहाँ ये सवाल बड़ा है। इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इनडायरेक्टली बेनिफिशरी है बेनजीर भुट्टो की शहादत का, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। इमरान खान को तो 11 साल के बाद, यानी यौम जो शहादत का दिन है 27 दिसंबर 2007, उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 साल बाद इमरान खान को मौका मिलता है हुकूमत बनाने का विफाक में। तो ये कैसे बेनिफिशरी आप कह सकते हैं? इतने अरसे बाद तो इमरान खान को ये मौका मिला है, फौरन तो नहीं मिला। अच्छा, इस पर मैं ये इस तरह इसको बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट रही है, प्रो पब्लिक रही है, प्रो प्रो पॉवर्टी रही है, मजदूरों किसानों की रही है। और ये एक वो पीपल्स पार्टी एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती थी, और उसके ऊपर उसने काफी हद तक इसने काम भी किया है। तो इनडायरेक्टली बेनिफिशरी मैंने इसलिए बोला है, और बड़ी जिम्मेदारी से बोला है, कि एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। पाकिस्तान में 2 ही पार्टियां हैं,
एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, किसी भी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट है, ये दो ही पार्टियां हैं, इनका ही खेल चलता रहता है आपस में। तो अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ना होती तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना मोहरा लाने में इतनी आसानी ना होती, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मैं खुद इस चीज का मैं ये विटनेस हूँ। मैं ऑल दो कि मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, मगर मेरा ये हमेशा से मैंने अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बनाया हुआ था कि मैं हर इलेक्शन में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंपेन के लिए मैं पाकिस्तान जाता था। 2-3 महीने में होता रहता था, कंपेन करता था हर इलेक्शन में। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैंने उस वक्त 1990 में और 93 में, तो जब मियां नवाज शरीफ और पीएमएल और पीपल्स पार्टी का आपस में था जो फ्रंट पॉलिटिकली आप दो के पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट ही होती थी। तो जहां से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गुजरती थी ना, तो पीएलएमएन के वर्कर यही कहते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सलाब की तरह हमारी पॉपुलैरिटी बहा कर ले गई है। तो उनकी शहादत के बाद एस्टेब्लिशमेंट को खेल खेलने का मौका मिला, और उन्होंने इन्हीं 2-3 सालों में अपना एक मोरे को तैयार किया। नहीं तो अगर आप ये देख लें कि आप एक पॉलिटिकल किसी भी एनालिस्ट से पूछ लें कि जून 2011 से लेकर पार्टी के पॉपुलैरिटी के लिए कुछ कुछ उसकी ग्राउंड होती है कि उसने कोई काम किया हो तो उसकी पॉपुलैरिटी होती है। तो जून 2011 से लेकर जब ये इन्होंने मराए पाकिस्तान जलसा किया, उसके दौरान क्या डायनामिक तब्दीलियां आई पॉलिसीज में पीटीआई के, जो इतना बड़ा उन्होंने जलसा मीनार पाकिस्तान में कर लिया। ये एक तमाम सियासी ताकतों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के मोड़ों पर चाहे कोई भी हो, तो उसके खिलाफ अगर हम जद्दोजहद करेंगे तो देन हम जो है ना वो प्रो पब्लिक और एक वेलफेयर स्टेट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये मैं मेरे ये कहने का मकसद था। अच्छा चलें मिर्ज़ा साहब, अगर हम ये मान भी लेते हैं तो मुझे ये बताइए कि जब सेनेट में 2018 में इलेक्शन हुए सेनेट के, तो वहां पर फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने एक साथ मामला कैसे डील कर लिया, वो भी चेयरमैन की वोटिंग में स्पेशली? पहली बात तो यह है कि जहाँ तक ये पीटीए जो चेयरमैन सेनेट है, वो चेयरमैन सेनेट मेरा ख्याल है पीटीए का नहीं है वो। ठीक है, वो इनका अलायंस है, तो उसके ऊपर है। तो जो सियासी पार्टियां हैं, ऑल दो के हमारे एक दूसरे के साथ बड़े तलख तजर्बात होते हैं, मगर फर्दी लार्जर इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी के लिए हमें ये चीजें ये लेकर चलनी पड़ती हैं। टाइम टू टाइम अपनी थोड़ी सी पॉलिसियों के ऊपर हमें जो है ना वो थोड़ा सा डेविएट करके आगे इनको बढ़ना पड़ता है। तो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से ये इसलिए जो इनका अलायंस हुआ है, इन्हीं ग्राउंड्स पर हुआ है। आपने देखा होगा कि कहीं सीट टू सीट भी बाज का एडजस्टमेंट पार्टियों की हो जाती है, हाल तो कि वो मुल्की लेवल पर आप देखें कि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने तोपे तानी होती है, मगर सीट टू सीट पर किसी एक पर्टिकुलर हल्के में ये एक दूसरे के साथ ये मिल बैठती हैं। और सियासी जमातें हैं, चाहे उनकी कहीं से भी वो आ रही है, मगर उनका ये है कि जब फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी उनको आपस में उनको जो है ना वो इकट्ठा होना पड़ता है। पीएमएल इसकी जिंदा मिसाल है कि हम पंजाब में थे, स्पेशली मैं लाहौर में था, और मेरे जाती तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता होने के नाते इनके साथ बड़े तलख तजर्बात हैं। मगर इसके बावजूद अगर पार्टी साथ चल रही है तो ये डेमोक्रेसी के लिए चल रही है। जो एमआरडी की मूवमेंट चली थी, वही लोग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ बैठे हुए थे, जो जुल्फकार अली भुट्टो की भुट्टो शहीद की हुकूमत को गिराने में आगे आगे थे, मगर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट और एक डिक्टेटर के साथ मुकाबला करने के लिए ये हमने ये कड़वा वोट भी पिया। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में ये होती है अक्सर, आप अक्सर देखेंगे और फ्यूचर में भी देखेंगे। अच्छा इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आने वाला है 27 दिसंबर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, यहाँ तक कि पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया में बैठे हुए वो लोग जो बेनज़ीर भुट्टो की आज भी बड़ी कदर करते हैं, उन्हें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से याद रखते हैं और सियासी मैदान में उनकी मिसालें दी जाती हैं,
तो आज आप क्या समझते हैं कि किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि अब तो बिलावल भुट्टो ही एज चेयरमैन हमें दिखाई देते हैं। क्या बिलावल उन उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे? बिलावल भुट्टो की जो पोर्टफोलियो है, आप उससे अंदाजा लगा लें कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। आप 2018 के इलेक्शन की कैंपेन चलाकर देख ले, उससे स्टार्ट करें तो यकीनन वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगर पीपल पार्टी को पंजाब में स्पेशली अगर अपना काम बिला रोको टोक करने दिया गया तो कोई बैद नहीं है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में थी, क्योंकि इस वक्त इनको कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ के हाथ में कोई भी बड़ा मोहरा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने 2018 में इलेक्शन के मैनिफेस्टो पर अपनी कैंपेन चलाई थी, जबकि पीटीआई और नून लीग ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से लगाई। फिर उसके बाद आप पंजाब में उनको रोक दिया गया जबरदस्ती, गाड़ी की चाबियां निकाल दी गई उनकी। तो पंजाब में उनकी बड़ी शानदार एंट्री हो रही थी और मुख्तलिफ जगह पर इनको जलसे जुलूस वगैरह नहीं करने दिए गए। और उससे हम आगे बढ़ते हैं इसको वाइंड अप करके कि असेंबली का पहला सेशन, तो असेंबली के सेशन का दो की लोग होते हैं, एक अपोजिशन लीडर और एक लीडर ऑफ द हाउस, इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ साहब। क्योंकि ऑफिशियल अपोजिशन लीडर मियां साहब थे और इमरान खान ये थे लीडर ऑफ द हाउस। मगर आप उनकी पहले पहले दिन की तीनों स्पीचेस उठाकर देख लें और इम्पार्शल अगर एनालिसिस करें तो पार्लियामेंट के पहले इजलास को जो लूटने वाला था वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही था। और उसके बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर देख लें, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लें जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, ये लोग उधर जाते नहीं थे तो इनको भी मजबूरन वहां पर अपने डेरे जमाने पड़े। तो यकीनन मैं इसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है बिलावल भुट्टो में और एक जद्दोजहद कि उसके अंदर एक है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हकीकी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासत का वो वारिस है। उसने अपने आप को वक्त के हिसाब से उसने साबित किया और आगे भी ये इस चीज को लेकर चलेगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्राइम कैनेडा टीवी को। और आज कैनेडा हाइलाइट्स में हमने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपसे आज इस सिलसिले में गुफ्तगू की और साथ ही हमने जो तज्ज़िया आज अपने नाजरीन के सामने रखा है, बेशक उस तज्ज़िये की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी फ़लसफ़ा था वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही दिया, उसको बीबी शहीद ने फॉलो किया। और आज लोगों की उम्मीदें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से कि वो भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने नाना और अपनी वालदा के फ़लसफ़े के मुताबिक ही लेकर चलेंगे। आज कैनेडा हाईलाइट से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की अपडेट्स आपको चाहिए हों तो कैनेडा से मुताल्लिक किसी भी खबर की अपडेट के लिए आप अपना सिलसिला जोड़े रखिए प्राइम कैनेडा टीवी से। मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।